तो मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, कराऊंगा टॉपर, बनाऊंगा डॉक्टर। तो इसीलिए ज्वाइन करें मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट यूट्यूब स्टडी एंड सीपी बायोलॉजी स्टडी। हम दोनों ही चैनल पर लाइव आते हैं और मेरा जितना भी वीडियो है वह दोनों ही चैनल पर रहता है। इसलिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्रत्येक दिन आपके लिए बायोलॉजी का वीडियो लाऊंगा और एक ऐसा वीडियो लाता हूं जिससे कि आप पढ़ करके टॉपर तो बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो ध्यान से मेरा वीडियो देखें और पिछला वीडियो में जो मैं बताया था उसको थोड़ा सा बता देता हूं। ये हैजा के बारे में मैंने बताया था पिछला वीडियो में, और हैजा जो था बैक्टीरियल डिजीज था, और बैक्टीरियल डिजीज ही मैं आज बताऊंगा डिप्थीरिया के बारे में। क्या सुने? डिप्थीरिया। यानी कि डिप्थीरिया एक ऐसा रोग है जो जीवाणुओं से होता है, यानी कि इट इज कॉल्ड बाय कैरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। यानी कि यह रोग कैरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। कैरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी कि कैरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से यह रोग होता है। यह रोग का मुख्य लक्षण क्या है, इसको बताने से पहले मैं बता देता हूं कि यह रोग किस आयु वर्ग के लोगों में होता है। यह बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रोग जो है सिर्फ 3 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा करके होता है, लेकिन यह वयस्क में भी होता है। इसीलिए सभी को सचेत रहना जरूरी है। यानी कि दिस डिजीज इज मोर कॉमन चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 5 years बट मे ऑकर इवन इन एडल्ट। यानी कि यह रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिकतर होता है, लेकिन यह वयस्क में भी हो सकता है। यानी यह रोग कम्युनिकेबल डिजीज भी है। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है, यानी कि हमसे आप में भी जा सकता है, लेकिन माध्यम क्या होना चाहिए? फैलने का माध्यम है इसका हवा, यानी कि जो सांस लेते हैं इसके द्वारा भी इसका बैक्टीरिया आपके श्वसन में जा सकता है। दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित वातावरण में रहने से भी यह रोग एक दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होता है। अब इसका हम जानेंगे मुख्य लक्षण। इसका मुख्य लक्षण क्या है, यानी कि मेन सिम्टम्स। यानी कि डिप्थीरिया रोग का मेन सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम्स है फर्स्ट सिम्टम। सुनिए ध्यान से बहुत ही, क्योंकि लक्षण याद रहेगा तभी आप जान पाइएगा यह बीमारी कौन सा है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछते हैं, क्या होता है? तो आप बताते हैं जो होता है। तो वही बात मैं बताने जा रहा हूं कि डिप्थीरिया में क्या होता है। पहला होता है सेमी सॉलिड मटेरियल्स ओज आउट फ्रॉम द थ्रोट, यानी कि अर्ध तरल पदार्थ हमारे गला से निकलता है, नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है। इस प्रकार से इस बीमारी में गला में एक झिल्ली बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है, और इस मेम्ब्रेन में यह सेमी सॉलिड पदार्थ जो है बनता है, यानी कि बलगम निकलता है। दूसरा है यह झिल्ली श्वास नली को भी प्रभावित करता है, यानी कि श्वास नली में जब यह मेम्ब्रेन बन जाती है तो हमें श्वसन लेने में भी तकलीफ होती है। यानी कि यह रोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ज्यादा हानि पहुंचाती है। यानी कि श्वसन में प्रॉब्लम होने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि श्वसन नहीं होगा तो फिर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। हर एक जीव के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। दूसरा खास बात है कि यह बीमारी यदि अत्यधिक ज्यादा दिन तक इलाज नहीं चलता है तो यह बीमारी के कारण से
और अन्य प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि आपको हृदय रोग है या तंत्रिका तंत्र है या किडनी है, ये भी खराब हो सकते हैं। यानी कि इस बीमारी से दूसरा रोग भी उत्पन्न हो सकता है। थर्ड लक्षण, इसका मुख्य लक्षण है गला खराब होना, यानी कि सबसे आपका गला खराब हो जाएगा, आवाज दूसरा टाइप से निकलेगा, बुखार आएगा और जो गला के पास जो लिम्फ नोड्स होता है उसमें सूजन हो जाता है, यानी कि आपको ग्रंथि में भी सूजन हो जाता है। इस प्रकार से इसका मुख्य लक्षण है। लेकिन एक शॉर्टकट में लक्षण को किस प्रकार से याद रखेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि नाक बहना, गला खराब होना, खांसी, तेज आवाज के साथ खांसी होना, लार टपकना, लिम्फ नोड में सूजन होना, दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसका मुख्य लक्षण है। दूसरी ओर इसका डेथ रेट जो है यानी कि मृत्यु दर लेस देन 5% है। भारत में डेथ रेट अभी तक जो काउंट किया गया है इंडिया में लेस देन 3%, यानी कि यह रोग से 3% लोग की मृत्यु भी हो जाती है। और चलिए दोस्तों, अब लक्षण जान गए, अब बीमारी आप पक्का है, जब बीमारी आप पकड़ लेंगे यदि ध्यान से सुनेंगे तो। दूसरी ओर आपको बताता हूं यह रोग का टेस्ट, यानी कि किस टेस्ट के द्वारा इस रोग का पता लगाया जाता है। ऐसे तो लक्षण देखकर ही आप जान जाएंगे यह रोग है, लेकिन बहुत सारी बीमारी है जिसमें ये सब लक्षण आते हैं, तो फिर कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेस्ट एक अंतिम उपाय है, इसलिए टेस्ट करना न भूलें। यानी कि इस टेस्ट का नाम कौन है सोचिए, और मैं बताने जा रहा हूं स्वैब टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? स्वैब टेस्ट। यानी कि इस बीमारी में स्वैब टेस्ट भी होते हैं, इसके अलावा अन्य लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा भी इसको जांच किया जाता है। तो स्वैब टेस्ट आपको याद रहेगा, डिप्थीरिया का जांच कौन सा है? स्वैब टेस्ट है। टाइफाइड बुखार का कौन सा जांच है? विडाल टेस्ट है। एड्स का कौन सा जांच है? एलिसा, यानी कि एलिजा भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये सब आपको कुछ बीमारी के जांच का नाम दिया है, आपको रिमाइंड करा दूं, ऐसे प्रत्येक बीमारी के जांच का नाम बताते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब डिप्थीरिया का हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। विश्व में यह आइडेंटिफाई किया गया सर्वप्रथम एडविन क्लेब्स नामक विज्ञानी के द्वारा। एडविन क्लेब्स ने सबसे पहले बताया कि डिप्थीरिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एकदम समझ में आ गया होगा। एडविन क्लेब्स ने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज बैक्टीरियम डिजीज, डिप्थीरिया, और इसका नाम क्लेब्स लोफलर बैक्टीरियम रखा गया। क्या नाम रखा गया? क्लेब्स लोफलर। और सर्वप्रथम फ्रेडरिच लोफलर ने इसे कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियम नाम दिया, यानी कि सी डिप्थीरियम। हाँ, याद रख लीजिए, फ्रेडरिच लोफलर नामक वैज्ञानिक ने इसे कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियम नाम दिया। और लगभग 1826 ईस्वी से पहले दुनिया के विभिन्न देशों में इस बीमारी को अलग अलग नामों से जाना जाता था, यानी कि सभी देशों में अलग अलग नाम था। लेकिन 1826 ईस्वी में, ठीक 1826 ईस्वी में पेरी ब्रिटोनी नामक वैज्ञानिक ने इस बीमारी का नाम डिप्थीरिया रखा। ठीक सुनिए आपने, 1826 ईस्वी में पेरी ब्रिटोनी नामक वैज्ञानिक ने इस बीमारी का नाम डिप्थीरिया रखा। उसके बाद यह रोग का नाम उस समय से डिप्थीरिया पड़ा। और इसके बाद बता रहा हूं, यह बीमारी एक महामारी के रूप में आया। तो सर्वप्रथम स्पेन ने 1613 ईस्वी में, यानी कि
13 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि यह एक महामारी है। उसके बाद 1735 ईस्वी में इंग्लैंड में इसे महामारी घोषित किया गया। हाँ, यह एक महामारी है और यह बीमारी कई हस्तियों को भी मौत के घाट उतार दिया। जैसे में सबसे बड़ा नामी व्यक्ति आप नाम सुने होंगे, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया की राजकुमारी एलिस। महारानी विक्टोरिया की राजकुमारी एलिस और इनके परिवारों में भी यह डिप्थीरिया रोग हो गया और इसके वजह से राजकुमारी एलिस की मौत हुई। इसके अलावा कई अन्य देशों के प्रिंसेस का और प्रिंस का भी मौत हुआ इस बीमारी से। इस प्रकार से यह बीमारी एक बहुत घातक बीमारी था। भारत में यह बीमारी लगभग 1998 ईस्वी से लेकर 2008 ईस्वी में महामारी के रूप में आया, जिसमें 19 से यानी कि 19 से 84% डिजीज विश्व का लगभग भारत में पाया गया। उसके बाद ड्यूरिंग 2001 to 2005 2001 से 2005 के बीच लगभग विश्व की आधी डिप्थीरिया रोग भारत में पाया गया और एक आंकड़ा है CBHI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग 2005 से 2014 एंड 2005 to 2014 2005 to 2014 में लगभग 41,672 डिजीज पर ईयर भारत में आया, जिसमें डेथ रेट लगभग 897 यानी कि मृत्यु दर 897 पर ईयर था, लगभग 2.2% होता है। इस प्रकार से भारत में भी यह महामारी कई बार आ चुका है और इसीलिए इस बीमारी से बचाव के लिए कंट्रोल और ट्रीटमेंट भी आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की जरूरी है वह है इसका कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। इस बीमारी का कंट्रोल और ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बताते हैं कंट्रोल। तो आपको इससे पहले बता दिए हैं कि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, हाँ, संक्रामक रोग है। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो हजारों की लाखों व्यक्ति को यह बीमारी हो जाएगा, आपके सभी परिवार में सभी मेंबर को हो जाएगा। इसलिए इसकी रोकथाम बहुत ही जरूरी है। रोकथाम के लिए सबसे पहले आप दूसरी बात एक और बात बता देता हूं, यह रोग फैलता कैसे है तो बता दिया था अभी। यह दूषित भोजन, जल, पानी इत्यादि से और हवा के द्वारा भी फैलता है। इसीलिए सर्वप्रथम इसका कंट्रोल रोकथाम के लिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। यानी कि जितना आप साफ सुथरा में रहेंगे, रोगी को अलग वार्ड में रखेंगे और जहां पे वह बलगम बिकता है उसको मिट्टी के अंदर गाड़ के रखेंगे, या वो टॉयलेट का यूज करता है, बाथरूम का यूज करता है, वो स्पेशल उसका होना चाहिए और साफ सफाई विशेष होना चाहिए। दूसरा, इससे रोग का मतलब रोकथाम से रोग का संचरण कम जाएगा। तो जो रोगी है उसका सिर्फ इलाज करेंगे। अब दूसरी बात बता रहे हैं ट्रीटमेंट। उपचार। तो उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोग उपचार खुद से नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से करना है, क्योंकि यह एक महामारी एपिडेमिक डिजीज है। इसीलिए उपचार खुद नहीं करना है। लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं
ट्रीटमेंट में क्या करना है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हाउ कैन आई प्रिवेंट डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के टीके चले जो कि बच्चे में दिए जाते हैं, टीके, वैक्सीन। टीका, तो टीका बच्चों में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है वो जान जाइए। सर्वप्रथम 2 मंथ में। तो टीके का नाम क्या है, डीपीटी। डीपीटी समझ गए होंगे। यह एक साथ 2 बीमारियों के साथ दिया जाता है। कौन कौन, पीटी यानी कि टिटनेस पर्टुसिस, काली खांसी, वुपिंग कफ। पोलियो के साथ भी इसको लगाया जा सकता है, यानी कि डीपीटी का टीका में 3 बीमारी का उपचार होता है। कौन कौन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, यानी कि 3 बीमारी। तो यह टीका कब कब लगानी चाहिए, कब कब दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जब बच्चे 2 मंथ का हो, ठीक, 2 मंथ में यह टीका पहली बार लगाया जाता है। दूसरा 4 मंथ में भी लगाया जा सकता है। सपोज दैट मान लेते हैं 2 मंथ में नहीं लगा, यानी कि 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 15 मंथ, मतलब कि 1.5 वर्ष, और 4 to 6 years, यानी कि 4 से 6 वर्ष की आयु में भी यह टीका दिया जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह टीका जीवन में कितनी बार लेना है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि एक बार जब टीका लगाते हैं यह बीमारी का, तो यह 10 वर्षों तक हमें बचा के रखती है इस बीमारी से, यानी कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहेगा इस बीमारी से लड़ने की। कहने का मतलब साफ साफ है कि प्रत्येक 10 साल पर, एवरी 10 ईयर, डीपीटी का टीका लगवानी चाहिए सभी उम्र के व्यक्तियों को, यानी कि जितने भी वर्ष के व्यक्ति हो सबको 10 वर्ष के पीरियड में यह टीका जरूरी होता है। याद हो गया होगा, 10 ईयर्स पर 10 ईयर्स, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर यह टीका लगवा सकते हैं। जब भी टीका लगवाए डॉक्टर की सलाह से लगाए। अब इसमें कौन सी दवाई चलेगी, तो यह दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यह बलगम जो टॉक्सिन, यानी यह बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन उत्पन्न करता है हमारे गला में, इसीलिए एंटी टॉक्सिन दवा इसमें दी जाती है। एंटी टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन। तो एंटी टॉक्सिन के रूप लेने से पहले हमें इस बीमारी मतलब एंटी टॉक्सिन से एलर्जी है कि नहीं है इसकी भी जांच की जाती है, यानी कि डॉक्टर थोड़े से दवाई दे करके एंटी टॉक्सिन की जांच भी करते हैं जिससे एलर्जी तो नहीं होगा। यदि एलर्जी नहीं होती है तब डोज ज्यादा देना चाहिए। कहने का मतलब एक ही बार ज्यादा डोज नहीं देना है। तो इसमें कौन सा मेडिसिन चलेगा, पेनिसिलिन चलेगा। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन मेडिसिन और एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन मेडिसिन, और इसके अलावा अदर एक्सेट्रा बहुत सारे मेडिसिन है मार्केट में जो इस बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, मेरा वीडियो यह बीमारी के बारे में सुनकर कैसा लगा वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मेरा चैनल स्मार्ट यूट्यूब स्टडी और सीपी बायोलॉजी स्टडी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल बटन नहीं दबाइएगा, क्योंकि इससे आप ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकते हैं लेकिन क्रेडिट दे सकते हैं, मेरा क्रेडिट बढ़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।